अध्याय 4 प्रीक्वल। बादल लोगों की इच्छा के अनुसार बदलते हैं। जैसे ही वह अपने कमरे में लौटी, वह दर्द सहने के लिए बिस्तर पर बैठ गई। सबसे पहले उसने 2 किन्नरों को उपराजा को रिपोर्ट करने के लिए बुलाया, फिर नौकरानियों को अलग होने और मुख्य क्लर्क को आमंत्रित करने के लिए कहा। दाई को बुलाओ, आज ड्यूटी पर मौजूद किन्नर को सूचित करो और तुरंत खबर देने के लिए महल जाओ। शाही महल में सामान्य मामलों के प्रभारी एक आधिकारिक पद, एक सहायक या सहायक प्रकृति का एक आधिकारिक पद, जिसे विशेष मूल्य के रूप में भी जाना जाता है, आजकल सचिव या सहायक के बराबर। जब वह सब कुछ व्यवस्थित कर रही थी, तो उसका पेट पहले से ही ऐंठने लगा था। हर दर्द पिछले से भी बदतर था। बाहर की नौकरानी दौड़कर आई और बताया, महिलाएं मिलने आई हैं, वे सभी दरवाजे के बाहर इंतजार कर रही हैं। मैडम गो छोटी राजकुमारी को भी साथ लाई हैं। वांग शो ने अपने दांत पीस लिए, बोलने में असमर्थ हो गई और बस अपना हाथ हिला दिया। नौकरानी घबरा गई और वहीं खड़ी रही। आखिरकार वांग शो इसे और नहीं रोक पाई और उसे अपने दांत पीसते हुए कहना पड़ा, बाहर निकल जाओ। नौकरानी ने धीरे से जवाब दिया। मैडम गो ने रोते हुए कहा कि यह मामला छोटी राजकुमारी की वजह से हुआ होगा, इसलिए वह आपसे माफी मांगना चाहती थी। चले जाओ। उसने खुद को थकाते हुए एक शब्द भी नहीं कहा। योंगलिंग ने जल्दी से नौकरानी को भगा दिया। वह बहुत दर्द में थी। दाई अभी तक नहीं आई थी। उसके पास की ज्यादातर नौकरानियां चली गई थी। मुख्य निरीक्षक और नपुंसक भागकर बाहरी कमरे में खड़े हो गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि क्या करना है। विन लिन्ह ने पहले कभी बच्चे को जन्म नहीं दिया था, बस वह पागलों की तरह इधर उधर घूम रही थी। उस समय फोंग फी ने दाई को अंदर ले जाकर कहा, दाई आ गई है, जल्दी से थोड़ा पानी उबालो। विन लिन्ह ने पूछा, क्या हमने आन लैक को नहीं भेजा? तुम किसी को यहाँ क्यों लाए हो? यह मेरी चाची हैं, वे पास में ही रहती हैं। मैंने सुना कि मैडम वांग बच्चे को जन्म देने वाली हैं, इसलिए मैं तुरंत उन्हें आमंत्रित करने चला गया। मुझे बहुत खेद है। विन लिन्ह ने तुरंत धन्यवाद दिया। वोंग थूक ने खुद को सहारा दिया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, दर्द फिर से बढ़ गया। उसे पता था कि बच्चा बाहर आने वाला है। उसके पास दाई को भगाने की ताकत नहीं थी, इसलिए वह केवल हेडबोर्ड को पकड़कर सांस ले सकती थी, एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। सौभाग्य से यह बच्चा तुएत सैक जैसा नहीं था, शायद यह एक स्ट्रॉ चाइल्ड था, इसलिए यह बेहतर था। थोड़ी देर तक उसे प्रताड़ित करने के बाद बच्चा पैदा हुआ। बधाई हो, मैडम, यह एक युवा मास्टर है। जैसे ही दाई ने बच्चे को पकड़ा, वोंग थोक ने हांफते हुए विन लिन्ह का हाथ पकड़ लिया, दांत पीसते हुए कुछ शब्द कहे, जाओ। देखो, विन लिन्ह बच्चे को नहलाने के लिए दाई के पीछे चली गई। तभी वोंग थूक ने राहत की सांस ली, मन ही मन खुद से वादा किया कि अगली बार वह खुद को इस तरह छिपे हुए भेड़ियों के झुंड के बीच में नहीं पड़ने देगी। तभी दाई आन लैक, जिसने उसे बुलाया था, आखिरकार आ गई और उसकी देखभाल की। अचानक बाहर हलचल मच गई। पता चला कि वैन वोंग वापस आ गई थी। सभी की सलाह के बावजूद वह सीधे गंदे प्रसव कक्ष में चला गया, बिस्तर के सामने बैठ गया, उसका हाथ पकड़ लिया और चिंतित होकर पूछा, क्या तुम ठीक हो? उसके बगल में बैठी दाई मुस्कुराई, चिंता मत करो महाराज, माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। विन लिन्ह ने भी बच्चे को अंदर ले लिया। फोंग फी द्वारा आमंत्रित दाई बाद में आई। उसने झिझकते हुए आशीर्वाद दिया, लेकिन वान के राजा ने ध्यान नहीं दिया। उसका चेहरा चमक रहा था। उसने उन्हें नीचे आने और पैसे लेने के लिए कहा। दाई बाहर के कमरे में चली गई। फोंग फी ने जल्दी से पूछा। उसने झिझकते हुए जवाब दिया, मैडम वास्तव में धन्य है,
उनके पहले बच्चे को जन्म देना दूसरों की तुलना में बहुत आसान था और बहुत दर्द नहीं हुआ। दूसरों की तुलना में दूसरे बच्चे को जन्म देना और भी मुश्किल है। फोंग फी ने अंदर का अर्थ सुना, फिर क्वच हुआन को देखने के लिए मुड़ा। देखा कि क्वच हुआन ने संकेत देने के लिए अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया। तुरंत दाई को सावधानी से सवाल करने के लिए एक कोने में खींच लिया। क्वच हुआन ने उन दोनों को देखा, फिर लिन हुई को गले लगाने के लिए अपना हाथ उठाया। हालांकि अभी भी मुस्कुरा रहा था, उसने एक ठंडी नजर डाली। वान के राजा ने नवजात बच्चे को पकड़ लिया और चमकते हुए मुस्कुराया। वोंग थूक हेडबोर्ड पर झुक गया। धीरे धीरे विन्ह लिन्ह जिनसेंग चिकन सूप के चम्मच निगल रहा था। अचानक बाहर एक जोरदार शोर हुआ। उसके बाद एक औरत के रोने की आवाज आई। यून के राजा ने भौहें सिकोड़ी। नौकर जल्दी से सुनने के लिए बाहर भागा, फिर पीछे मुड़ा और मुंह बनाया। मैडम गो अभी दाई को पीट रही हैं। ए हुआन, उसने ऐसे अच्छे दिन ऐसा क्यों किया? वान के राजा ने बच्चे को विन लिन को सौंप दिया और जाने के लिए उठ खड़ा हुआ, लेकिन क्वच हुआन ने दाई को अंदर खींच लिया, गुस्से में उसे जमीन पर धकेल दिया और फोंग फी को उसके साथ घुटने टेकने के लिए मजबूर किया। फिर वह वान के राजा की ओर मुड़ा और कहा, मैंने अपनी आंखों से इन दो लोगों को मेरी बहन की निंदा करते देखा। अपने गुस्से को काबू में न रख पाने के कारण मैं उन्हें यहाँ खींच लाया। कृपया उनसे निपटें, महाराज। क्या हो रहा है? इन दो लोगों ने उसके साथ क्या किया? यू के राजा ने गो हुआन को सांत्वना देने के लिए उसके कंधे पर थपथपाया। वे बकवास कर रहे हैं, मेरी बहन का जिक्र कर रहे हैं। इस बिंदु पर गो हुआन ने बात करना बंद कर दिया। दाई की ओर इशारा किया और चिल्लाया, आप खुद ही कहो। दाई इतनी डर गई कि वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई, केवल वांग शो को देखती रही, कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। इसके विपरीत फेंग फी ने सीधे घुटने टेक दिए और स्पष्ट रूप से कहा। इस नौकरानी ने कहा, मैडम वांग को जन्म देते हुए देखकर ऐसा लगता है कि यह उसका पहली बार नहीं है। सिर्फ एक शब्द से पूरा कमरा चौंक गया। राजा ने गहरी सांस ली और वोंग थोक की ओर देखने लगा। वोंग थोक हेडबोर्ड पर झुक गया, फोंग फी को घूरता हुआ, फिर दाई की ओर देखा। उसके होंठ कांप रहे थे, उसका मुंह ऐसे हिल रहा था जैसे बोलने के लिए, लेकिन आंसू पहले से ही उसके गालों से बह रहे थे, सिसकियों से घुट रहे थे। उसका पहले से ही पीला चेहरा अब और भी पीला पड़ गया था। काफी देर बाद उसने उदास होकर यून के राजा की ओर देखा। उसकी आवाज घुटी हुई और कांप रही थी। महाराज, मैं वास्तव में नहीं जानती यह कहाँ से आया। यह देखकर यून के राजा ने अभी तक अपने संदेह समाप्त नहीं किए थे कि उनका गुस्सा भड़क उठा। वह बिस्तर के पास खड़ा हो गया और दाई पर चिल्लाया, क्या तुम जो कह रही हो उसके लिए तुम्हारे पास कोई सबूत है? महाराज, जब महिला ने बच्चे को जन्म दिया तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाली महिला की योनि काफी संकरी थी, जबकि अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली महिला की योनि अपेक्षाकृत चौड़ी थी। मैं कई सालों से दाई हूँ, मैं कभी गलत नहीं हो सकती। उस समय केवल आपने इसे देखा था, अब मैंने जन्म दिया है, मेरी योनि बदल गई है। आप चाहे आप कुछ भी कहें, मैं खुद को समझा नहीं सकती, है ना? वोंग थोक ने हांफते हुए कहा। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे, वह भावनाओं से घुट रही थी, बोल नहीं पा रही थी। मैं वोंग लैंगजिया परिवार का सदस्य हूँ, एक प्रतिष्ठित और सम्मानित परिवार। मैं आपको कैसे अनुमति दे सकती हूँ? आप सड़क पर आम लोग मुझे बदनाम करते हैं। मैं जानता हूँ तुम निश्चित रूप से मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हो। तुम निश्चित रूप से नहीं चाहते कि राजकुमार के बच्चे हों। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग इतने क्रूर होगे। आज
मैंने अभी अभी राजकुमार के बच्चे को जन्म दिया है और तुम लोगों ने एक पल के लिए भी आराम नहीं किया। मुझे मौत के घाट उतारने पर आमादा हो। उसे अपने आंसू निगलते और उस पर आरोप लगाते हुए देखकर फोंगफी और जमीन पर घुटने टेकने वाली दाई दोनों चौंक गए। क्वच होआन ने अपना सिर नीचे किया और उन दोनों को घूरा, फिर वान वोंग की ओर देखा। वोंग थूक को सांस के लिए हांफते हुए, बेहोश होते हुए देखकर वान वोंग इसे सहन नहीं कर सका और जल्दी से उसके कंधे को सहारा देने के लिए आगे बढ़ा। वह प्रिंस यू के हाथ पर कसकर पकड़ती है, उसके नाखूनों को उसके मांस में खोदते हुए, एक डूबते हुए आदमी की तरह एक डूबते हुए देखा। नहीं, यह एक भूत नहीं था, वह था कोई व्यक्ति जानबूझकर मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता था। अपने महामहिम के बेटे को नुकसान पहुंचा रहा था। उसने अपना हाथ कसकर पकड़ लिया, यह कहने के लिए संघर्ष करते हुए, आपकी महारानी। मेरे तकिए के नीचे कविताओं की एक पुस्तक है, कृपया इसे देखें, अपनी महारानी को देखें। फू की लिखावट, थोड़ा। वोंग थूक ने कहानी सुनाते हुए वैन वोंग को देखते हुए उसकी आंखों में आंसू भर आए और फुसफुसाते हुए कहा, हालांकि मैंने अपनी बड़ी बहन द्वारा छोड़े गए शब्दों को देखा और फिर मुझे अंदर की कहानी पता चली। जहां तक मेरी बड़ी बहन का सवाल है, मेरी बड़ी बहन का व्यक्तित्व कमजोर है और वह सच्चाई नहीं जानती थी, जिससे हत्यारे को अपना अधिकार जमाने का मौका मिल गया। इस हद तक कि यह कहने के बाद उसने अपना मुंह ढक लिया और रो पड़ी, आगे कुछ नहीं बोल पाई। वैन वोंग ने पलटकर देखा और देखा कि फोंगफी जमीन पर घुटनों के बल बैठी है, बत्तख की तरह कांप रही है, उसका चेहरा खून से लथपथ है। फोंगफी के बारे में सोचते हुए, जिसने दोनों वोंग बहनों की सेवा की थी, उसकी आंखें तुरंत काली पड़ गईं। ए थुओक, क्या तुम जानते हो कि तुम दोनों को किसने नुकसान पहुंचाया? उस दिन उसने एक देवता और एक भूत होने का नाटक किया, लेकिन वह मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकी। मुझे लगता है कि मैं गर्भवती हूँ। इस बारे में बात करना उचित नहीं है। मैं राजकुमार को बताने के लिए कल तक इंतजार करने की योजना बना रही हूँ। किसने सोचा होगा कि जब उसकी योजना विफल हो जाएगी, तो वह एक शातिर चाल का सहारा लेगी। वांग शो ने पलटकर कांपती आवाज में फैंग फेई की ओर इशारा किया। आज मैं एक चौराहे पर था, फिर भी वह इतनी क्रूर थी कि उसने हमारी शादी के दिन ही मुझे बदनाम करने के लिए अपनी चाची के साथ सांठगांठ की। महाराज, वह मुझे मौत के घाट उतारना चाहती थी। यह नौकर नहीं। फैंग फेई ने घबराहट में अपना सिर हिलाया और समझाने की कोशिश की। इस नौकर ने भूत होने का नाटक नहीं किया, नहीं उसने अपनी चाची के साथ सांठगांठ की। तुमने भूत होने का नाटक नहीं किया। वांग शो ने अपने दांत पीस लिए, अपनी बची हुई ताकत को इकट्ठा किया और यू के राजा की बाहों में बैठ गई, धीरे से पुकारते हुए, योंगलिंग, चीजें बाहर लाओ। योंगलिंग ने आज्ञा का पालन किया, जल्दी से पीछे की दराज खोली, नीचे की दराज से एक बॉक्स निकाला और उसे खोला। अंदर टूटे हुए कपूर के कई टुकड़े थे, कई पतली बांस की पट्टियां एक गेंद की तरह लुढ़की हुई थी और 3 बांस की छड़ियां नीचे से उसे सहारा दे रही थी। वांग शो ने कुछ नहीं कहा, केवल योंगलिंग को संकेत देने के लिए अपना हाथ उठाया। योंगलिंग ने गुस्से में मुट्ठी भर बांस की पट्टियां फैंग फी के सामने फेंक दी और डांटते हुए कहा, उस रात जब मुझे एक भूत का सामना करना पड़ा, तुम लोगों के जाने के बाद, मेरी पत्नी ने मुझे चुपके से झील में जाकर उसे वापस लाने के लिए कहा। उस समय महिला ने अनुमान लगाया कि सफेद कपड़े वाली महिला भूत वास्तव में एक मानव आकृति का एक सफेद कागज का चित्र था, जो आधी रात को दूर से लोगों को डराने के लिए बांस की पट्टी पर फैला हुआ था। उस दिन, जब हम अभी भी डरे हुए थे, तुम सबसे पहले बाहर भागे।
पानी में हाथ डालकर टटोलते हुए तुमने बाहर चिपका हुआ सफेद कागज फाड़ा, उसे मोड़ा और अपनी आस्तीन में ठूंस लिया। बांस की पट्टियां पतली और पानी में देखने में कठिन होती हैं, इसलिए बाद में खोजे ने एक दीपक उठाया और उन्हें देखा, लेकिन फिर भी उन्हें नहीं ढूंढ सका। यू के राजा ने गुस्से से पूछा, तो कपूर का क्या उपयोग है? यह चीज बाद में फोंग फी के कमरे में इस नौकर द्वारा गुप्त रूप से पाई गई थी। पानी के संपर्क में आने पर कपूर इधर उधर घूमता है। उस समय कागज की महिला भूत कपूर की गेंद पर चिपकी हुई थी, इसलिए वह इधर उधर हिल रही थी। बहुत डरावनी बात है। विन लिन्ह ने फोंग फी को घूरकर देखा और दुखी स्वर में चिल्लाया, महाराज, मैडम ने अपने गर्भ में पल रहे गर्भ के कारण इस नौकर को कुछ भी बताने की अनुमति नहीं दी। पिछले 10 महीनों से यह नौकर पतली बर्फ पर चल रहा है, हमेशा चिंतित और बेचैन रहता है। मुझे लगता है मैडम और भी दयनीय है। विन लिन्ह और वोंग थूक दोनों फूट फूट कर रोने लगे। क्वैक हुआन बिस्तर के पास खड़ा था, उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। फोंग फी इतनी डर गई थी कि वह जमीन पर गिर पड़ी। उसकी चाची, जैसे कि एक सपने से जाग रही हो, उसे बेतहाशा धक्का दिया और खुद को चेहरे पर थप्पड़ मारा। ओह माय, योर हाइनेस, मैडम, यह बुरा है। इस बूढ़ी औरत को कैसे पता चल सकता है कि यह पोता इतना क्रूर था? बूढ़ा आदमी बस संदिग्ध था। वास्तव में ऐसे लोग हैं जो व्यापक योनि के साथ पैदा हुए हैं, अप्रत्याशित रूप से। यह बहुत शोर होगा। एक कठोर आवाज में एड, यह नीच नौकर राजा की पत्नी को बदनाम करने की हिम्मत करता है, और यहाँ तक कि मेरी पैंट को छुआ और भिगोया। वांग शुओ ने कुछ और नहीं कहा, केवल फांग फी और दाई को बाहर खींच लिया जा रहा था। लगातार रो रहा था और चिल्ला रहा था, लेकिन तुरंत था गला घोंटकर चारों ओर अचानक मौत जैसा सन्नाटा छा गया।